साथियों नमस्कार। मैं कैलाश शाह एक बार फिर उनकी बात लेकर प्रस्तुत हूं। आज उनकी बात में हम मणिपुर में लंबे समय से जारी जातीय संघर्ष के बारे में बात करेंगे, जो काफी हिंसात्मक होने के बाद भी किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर खबरों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गंभीर चर्चा से गायब है। साथ ही जानेंगे कि यह क्यों और कैसे आरंभ हुई और इसके पीछे क्या ऐसे कारण हैं कि आज 3 वर्ष बाद भी इसका समाधान किसी के पास नहीं है। साथियों, मणिपुर में हिंसा के कारण वैसे तो 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने की मांग पर सहानुभूतिपूर्ण रुख दिखाना है और उस फैसले से कुकी-जो जनजाति संगठनों में उपजी यह आशंका कि प्रभावशाली मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा मिल जाने से कुकी जनजाति के भूमि, नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े उनके संवैधानिक संरक्षण कमजोर हो जाएंगे, जिसके कारण 3 मई 2023 को कुकी-जो समुदाय द्वारा कोर्ट के निर्णय के विरोध में आयोजित किए गए ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला। यह जाति तनाव तुरंत हिंसक झड़पों में बदल गया और इससे सैकड़ों लोगों की जान चली गई, गांव के गांव जला दिए गए और हजारों लोग बेघर हो गए तथा सड़कें खाली हो गई। रिपोर्टों के अनुसार पिछले 3 वर्षों में 250 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं। साथियों, हालांकि हालात 2025 में कुछ नियंत्रण में रहे, पर 2026 में हो रही नई हिंसक घटनाएं यह दिखाती हैं कि मणिपुर में यह स्थिति अभी सक्रिय संघर्ष की अवस्था में ही है और अभी भी इम्फाल घाटी और पहाड़ी जिलों के समुदाय आपसी विश्वास की कमी से अलग अलग रहने को मजबूर हैं। मणिपुर के इस लंबे समय तक चल रही हिंसा के प्रमुख कारण इस प्रकार समझे जा सकते हैं। सबसे पहला कारण है ऐतिहासिक पहाड़ और घाटी का विभाजन। मणिपुर लंबे समय से भौगोलिक और राजनीतिक रूप से विभाजित रहा है। आंशिक रूप से इस विभाजन की जड़ें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन नीतियों तक जाती हैं, जिसने पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई, जिसमें मैतेई समुदाय मुख्यतः इम्फाल घाटी में जो रहता है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का केंद्र है। दूसरा, कुकी और नागा जैसी कई जनजातियां पहाड़ी जिलों में रहती हैं, जो राज्य के लगभग 90% भूभाग पर फैले हैं तथा उन्हें भूमि संरक्षण का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। इस असमान व्यवस्था ने अलग अलग धारणाएं पैदा की, जैसे कि मैतेई समुदाय का तर्क है कि वे भूमि की कमी और जनसंख्या दबाव का सामना कर रहे हैं। वहीं जनजातीय समूहों को यह भय है कि यदि पहाड़ी क्षेत्रों को मैतेई समुदाय के लिए खोल दिया गया तो धीरे धीरे आदिवासी समुदाय अपनी पैतृक भूमि से विस्थापित हो जाएंगे और घाटी का बहुसंख्यक मैतेई समुदाय उन पर प्रभुत्व स्थापित कर लेगा। दूसरा जो प्रमुख कारण है वह है भूमि और संसाधनों की प्रतिस्पर्धा। भूमि पर स्वामित्व इस संघर्ष का सबसे केंद्रीय मुद्दा है। वर्तमान कानूनों के अनुसार मैतेई लोग संरक्षित जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से भूमि नहीं खरीद सकते हैं, जबकि जनजाति समुदाय घाटी क्षेत्रों में बस सकते हैं, वहां निवास कर सकते हैं। यह मुद्दा इसलिए भी और गंभीर हुआ है क्योंकि मैतेई संगठनों का कहना है कि यह व्यवस्था असंतुलित है और जनसंख्या वृद्धि से घाटी के क्षेत्रों पर दबाव बढ़ा है। साथ ही और म्यांमार से जुड़ने वाले सड़क और व्यापार मार्गों का रणनीतिक महत्व बढ़ जाने से भूमि, जंगल और सीमा के क्षेत्रों में संसाधन की आर्थिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। तीसरा प्रमुख कारण है पहचान और राजनीति की जाति राष्ट्रवाद। यह संघर्ष गहरे स्तर पर अलग अलग जातीय पहचानों से भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैतेई समुदाय मणिपुर के ऐतिहासिक राज्य और उसकी क्षेत्रीय अखंडता पर जोर देता है, जबकि कुकी जो समूह है जातीय स्वायत्तता, पहचान और सुरक्षा की मांग करते हैं। हाल में ही उनके द्वारा प्रधानमंत्री को इस
आशय का पत्र भी लिखा गया है। समय के साथ दोनों पक्षों के ऐतिहासिक दृष्टिकोण आपस में टकरा गए हैं और दोनों समुदाय एक दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानने लगे हैं। इसलिए यह संघर्ष अब केवल गुटों का संघर्ष न होकर पहचान का संघर्ष, राजनीतिक नियंत्रण का संघर्ष, ऐतिहासिक वैधता का संघर्ष और भविष्य की जनसांख्यिकी शक्ति का संघर्ष बन गया है। चौथा प्रमुख कारण है अवैध प्रवासन और म्यांमार एक कारक। जैसा कि हम जानते हैं कि मणिपुर की पूर्वी सीमा म्यांमार से जुड़ी हुई है और काफी हद तक खुली हुई है। म्यांमार में 2021 में सैन्य तख्तापलट से बड़ी संख्या में शरणार्थियों और कुछ सशस्त्र समूहों के भारतीय सीमा क्षेत्रों में आने की खबरें भी सामने आई थी। मणिपुर सरकार ने कई बार कुकी समुदाय पर यह आरोप लगाया है कि वे म्यांमार से जुड़े कुकी चिन ग्रुप को अवैध प्रवासन और उग्रवादी गतिविधियों में सहयोग दे रहे हैं, पर कुकी समूह इन आरोपों को उन्हें अपराधी ठहराने की कोशिश बताते हैं। इस प्रकार अवैध प्रवासन का मुद्दा भी सुरक्षा और जातीय राजनीति से जुड़ गया है। पांचवा मुख्य कारण है नशीले पदार्थों का व्यापार और पोस्ता की खेती। राज्य सरकार ने म्यांमार सीमा के पास पहाड़ी जिलों में पोस्ता खेती के खिलाफ इसे सक्रिय मादक पदार्थ की तस्करी नेटवर्क से जुड़े होने और ड्रग्स के खिलाफ युद्ध के नाम से अभियान चलाया हुआ है। कई कुकी संगठनों का कहना है कि यह अभियान चुनिंदा जनजातीय गांवों को निशाना बनाने और उनकी वन भूमि से बेदखली को उचित ठहराने के लिए किया गया है। इससे राज्य सरकार और कुकी समुदायों के बीच 2023 की हिंसा से पहले से ही अविश्वास गहरा गया है। छठा प्रमुख कारण है कमजोर शासन और राज्य के पक्षपात के आरोप। कुकी समूहों ने पूर्व मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार पर मैतेई समर्थक होने का आरोप लगाया था। दूसरी ओर मैतेई समूहों ने सुरक्षा एजेंसियों पर जनजातीय उग्रवादियों को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया है, जिसके फलस्वरूप दोनों समुदायों ने अपने सशस्त्र निगरानी समूह बना लिए हैं और अपने इलाकों के बीच बफर जोन कायम कर लिए हैं। सामान्य पुलिस व्यवस्था के कमजोर होने से राज्य का नियंत्रण भी प्रभावित हुआ है तथा 2023 में हिंसा शुरू होने के बाद पुलिस शस्त्रागारों से हथियार भी लूटे गए हैं और सशस्त्र मिलिशिया ग्रुप मजबूत हुए हैं। सातवां, मैतेई और कुकी जनजाति का कोई साझा राजनीतिक रोड मैप नहीं है और दोनों पक्षों की मांगें एक दूसरे से टकराती हैं, अतः इन मांगों में सामंजस्य स्थापित करना बेहद कठिन है। वर्तमान स्थिति यानी 2026 में अभी क्या स्थिति है कि 2026 तक हिंसा के चलने के कुछ कारण हैं। यह कारण इस प्रकार हैं, जैसे क्षेत्रीय अलगाव और समुदायों का आपसी भय और अविश्वास होना। दूसरा, आघात और प्रतिशोध के चक्र से हुई जो हत्याएं हुई हैं, यौन हिंसा, आगजनी और विस्थापन ने सभी पक्षों में गहरे भावनात्मक घाव छोड़े हैं। तीसरा, राजनीतिक ध्रुवीकरण। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति ने कई बार जातीय तनाव को कम करने के बजाय जातीय पहचान को और उभारने में सहायता दी है। चौथा, सीमित जवाबदेही और सुरक्षा की जटिलता। धीमी जांच और कम सजाओं ने न्याय व्यवस्था पर विश्वास कमजोर किया है व उनसे जुड़े गहरे असंतोष भी जनता के मध्य हैं। साथ ही तो केवल कानून व्यवस्था की अस्थायी समस्या नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे संघीय शासन व्यवस्था के संकट के रूप में, जातीय सह अस्तित्व की चुनौती के रूप में, सीमा की सुरक्षा के प्रश्न के रूप में और पूर्वोत्तर भारत में संवैधानिक समायोजन की कठिन परीक्षा के रूप में देखा जा सकता है। साथियों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट कर या लाइक कर अपना सहयोग दीजिएगा और अगर चाहें तो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।